हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, प्रत्यावेदन यानी कि ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं अभी क्वेश्चंस पे। 2 सितंबर तक ये आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रश्न हैं जिनके साथ साथ हम प्रूफ भी आज लेके आए हैं कि इस किताब में इतने पेज नंबर पे और यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, यहाँ से आप इनमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। और ये जो भी ऑब्जेक्शन लगाने वाले जो भी प्रूफ होंगे, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। ठीक है। इसके लिए आप लेट्स डू केमिस्ट्री टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सबसे पहला प्रश्न ये था कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CIET जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये जो है इसके जो मेन आप कह सकते हैं स्पेसिफिक एम है यानी कि मेन उद्देश्य है, वो क्या है। ठीक है। तो आयोग ने इसका आंसर जो माना है आपका, एक तो उसने व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना, ये वाला भी माना है। और आप लोगों को पता ही होगा इसमें जो आंसर आयोग के द्वारा आया है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, CIET का विशिष्ट उद्देश्य जो है, अगर आप इसके उद्देश्यों में पढ़ेंगे तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है, ये शैक्षिक तकनीकी के बारे में ज़्यादा बात करता है। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करना हो या शैक्षिक तकनीकी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो, इस तरीके के कार्य ये क्या करता है। आप देख लीजिए, शैक्षिक तकनीकी ये किताब है, आपको दिख रही होगी, आर लाल की किताब है। इसका ISBN नंबर भी आप लोगों को पता ही होगा कि वाली किताब ये है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, वो पूरा ऐसी किताब से लिया गया है जिसमें ISBN नंबर भी क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर को CIET के उद्देश्य देख लीजिए एक बार जरा, क्या लिखा है यहाँ पे CIET के उद्देश्य में, कि विविध प्रकार के शैक्षिक स्तरों के उन्नयन तथा प्रचार प्रसार में शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करना, यानी कि शैक्षिक स्तरों को उन्नयन करना है। ठीक है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के उपलब्ध संसाधनों तथा मानवीय आर्थिक आदि का बेहतर इस्तेमाल करना, शिक्षा संस्थानों के आर्थिक बोझ को कम करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। अगला है जनसंचार माध्यमों के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, शिक्षण अधिगम की आवश्यकताओं के अनुरूप सॉफ्टवेयर का उत्पादन एवं विकास करना, यानी कि सॉफ्टवेयर का उत्पादन से भी आप समझ सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को ही क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद है लोगों में शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए तथा उस ज्ञान को उपयोग में लाने की दृष्टि से प्रशिक्षण, परामर्श एवं प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करना। शैक्षिक तकनीकी वाला पॉइंट आ गया। अगला है विभिन्न प्रकार के शोध एवं मूल्यांकन संबंधी प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना। और लास्ट है शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान में प्रसार हेतु उपलब्ध साधनों का क्या करना, प्रयोग कर समुचित साहित्य उपलब्ध कराना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसने कहीं भी महाविद्यालयों से रिलेटेड या फिर व्यवसायीकरण से रिलेटेड ऐसे एज सच कोई बात नहीं की है। ओवरऑल बात क्या हुई है, शैक्षिक तकनीकी पे ही बात हुई है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रूफ यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये आर लाल की बुक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसका भी आपको बताते हैं कि कहाँ से क्या आपको लगाना है। ठीक है। तो अगला ही प्रश्न आश्रम स्कूल से है। सरकार द्वारा आश्रम विद्यालयों की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई है, यानी कि जो आश्रम स्कूल्स खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो कौन सी कैटेगरी के बच्चों के लिए खोले गए हैं। ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए, रूरल पॉपुलेशन के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है। जिसका आंसर आयोग ने अनुसूचित जनजाति दिया है या शेड्यूल ट्राइब दिया है। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, सोर्स है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन वाली एक किताब है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है। ये भी आर लाल पब्लिकेशन की है। तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ISBN नंबर भी इसमें मेंशन है। तो ये जो किताब है, इसमें देखिए जरा, यहाँ पे ढेबर समिति जो है, ढेबर समिति ने यहाँ पे बात की थी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा के लिए मतलब इन्होंने कार्य किया था काफ़ी सारा। ठीक है। तो इसी के अंदर एक लाइन दी है, एक पर्टिकुलर लाइन में ये बात क्लियर कर दी गई है। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि ढेबर समिति ने भारत की, यहाँ पर से देखिए, देखना शुरू कीजिएगा। ढेबर समिति ने भारत की राज्य और केंद्र सरकारों से आग्रह की कि विशेष कार्यक्रम और निर्देशन में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के लिए परिवर्तन लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने सुझाव दिए। और क्या सुझाव दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने ऐसे अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए जिन्हें संस्कृति का ज्ञान हो, मध्याह्न भोजन के बारे में बात करी, और इसके साथ साथ शिक्षकों का आवास की सुविधा होनी चाहिए। और यहाँ पर को ये लाइन देखिए,
आयोग ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बालिकाओं के लिए आवासीय आश्रम स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया। कौन से के ढेबर समिति के अंतर्गत जो बात है, समावेशी शिक्षा जो है, ये किताब है आर लाल वाली जो किताब है, ये इसके अंदर ये कंटेंट दिया गया है। यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर भाषा में लिखा है, आयोग ने अनुसूचित जनजाति तथा जाति और दोनों के लिए ही, मतलब उनकी बालिकाओं के लिए क्या किया था, आवासीय आश्रम स्कूल जो थे उनका बनाने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, एक क्लेम तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देती हूँ मैं आपको। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ देखिए, ये है परीक्षावाणी। परीक्षावाणी के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर शब्दों में लिखी गई है ये बात कि आश्रम पद्धति स्कूल जो है क्यों खोले गए थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था आश्रम पद्धति स्कूल खोलने का, प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, ये गर्ल्स के लिए भी था, गर्ल्स के आवासीय स्कूलों के लिए भी आश्रम स्कूल खोले गए थे, वो भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति दोनों के लिए था। और अगर बेसिकली हम अगर परीक्षावाणी के बेसिस में देखें तो उसमें भी क्रिस्टल क्लियर दिया है कि छात्रों को निःशुल्क क्या दिया जाएगा, शिक्षा उपलब्ध प्रदान की जाएगी, उसके लिए क्या थी, आश्रम पद्धति स्कूल थी। ठीक है, तो ये क्लेम हम यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें इतनी एकदम क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिए, यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला प्रश्न ये है, शैक्षिक नेतृत्व की सर्वाधिक आवश्यकता है शैक्षिक प्रशासन में, शैक्षिक प्रबंधन में, संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में और शैक्षिक पर्यवेक्षण में, जिसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है संस्थागत व्यवहार परिवर्तन में। ठीक है, तो इसके लिए भी एक लाइन देख लीजिए, इसके लिए भी सोर्स है, एमएड की ये किताब है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी वाली जो ये किताब है, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नेतृत्व की शैलियाँ जहाँ पे दी गई है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसके बारे में सीधे हम अब बात करते हैं, जहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि शैक्षिक संस्थानों के प्रबंध में शैक्षिक नेतृत्व निहित है। यानी कि शैक्षिक नेतृत्व, लीडरशिप किससे रिलेटेड है, शैक्षिक संस्थानों के प्रबंध में। ठीक है, जबकि उन्होंने क्या दिया है, आंसर अलग दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये तीन क्वेश्चन हम यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, एकदम क्लेम किया जा सकता है डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिक बुक सोर्स से हमने ये चीज़ें उठाई हुई हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन है जिसमें शिक्षा जो है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मतलब क्या है, आर्थिक परिवेश में अगर बात की जाए, या मौद्रिक निवेश है, तो उसका आंसर जो है मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था। जब मैंने आप लोगों को पेडागोगी पढ़ाई थी उस टाइम भी मैंने आप लोगों को नेट से उठाए थे, मैंने वो क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था नेट में भी, उसका आंसर उसने डायरेक्ट ही दिया था कि डायरेक्ट कभी भी आपको वो नहीं देती है शिक्षा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आप कह सकते हैं आउटपुट नहीं मिलता है शिक्षा के द्वारा, आर्थिक निवेश के परिपेक्ष में कहें या कैसे भी कहें। तो ये उसका आंसर था, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने सॉल्यूशन करवाया था कि इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था मौद्रिक निवेश, इसलिए हम उस बात को मान रहे थे। लेकिन परंतु बात यही थी कि बहुत सारी जगहों पे यही दिया गया है कि डायरेक्ट इनकम। वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। बाकी एक और क्वेश्चन मैथ्स का एक क्वेश्चन था, वो 10 इनवर्स करके है, और बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि मैम इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से फाइनली वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या बन रहा है वो, एक मिनट रुकिएगा। तो कुछ बच्चों का कल शाम मेरे पे मैसेज आया कि मैम ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ अलग है, बुक में n 10 इनवर्स n/n+2 टाइप से कुछ, या n/n+2 टाइप से इस तरीके से कुछ दिया गया है। तो ये गलत दिया है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था। देखिए गलत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी एक बार जो आयोग ने आंसर दिया है वो उठा के हम देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 10 इनवर्स n+1 माइनस π/4। देखिए π/4 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 10 इनवर्स π/4 को आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, क्योंकि 10 मतलब π/4 पे 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब इसमें 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए एक बार, क्या हो जाएगा। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस y, यानी कि n+1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यानी कि n+1 इंटू 1, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आपका बन गया 10 इनवर्स n अपॉन n+2, जो कि आप लोग आंसर बता रहे थे मुझे कि 10 इनवर्स n अपॉन n+2 बुक में दिया है। बिल्कुल सही दिया है, कृष्णा पब्लिकेशन में ये दिया गया है। लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता जिसका आंसर हमें ऑलरेडी मिल जा रहा है, इसको सॉल्व करके हम ये ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें बुक से क्लेम करने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ किताब में दिया रहता है 2/4, ठीक है, और आपको एग्जामिनर ने वो ऑप्शन नहीं दिया, आपको दिया 1/2। भाई तो 2/4 को कैंसिल आउट करोगे आप तो 1/2 में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत नहीं दिया है।
अब एक और बात, एक क्वेश्चन फिजिक्स में आया था, थर्मोडायनेमिक्स से वो क्वेश्चन था, सीपीसीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वर्क एसोसिएटेड वाला उसका आंसर होगा, बहुत सारों का कहना है कि उसका आंसर वो जो एंथैल्पी वाला जो ऑप्शन दिया है, यानी कि सेकंड वाला जो दिया इंटरनल एनर्जी वाला, वो हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तक ऑथेंटिक सोर्स से आपको फाइनल आंसर नहीं मिलता है, हम अपने मन से इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फाइनल ऑथेंटिक सोर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और भी अगर आप लोगों को लगता है मैथ्स में, साइंस में या किसी चीज़ में अगर आप लोगों को लग रहा है क्वेश्चन गलत है, तो हमें भेजिएगा, सो दैट हम उसको सर्च करेंगे, फिर उस ऑन द बेसिस ऑफ कि कहीं ऑथेंटिसिटी अगर हमें मिलेगी उस पर, तो हम देंगे। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट, पेडागोगी में ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गड़बड़ है। सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट में ऐसे कोई क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं जो कि जिनका कि आंसर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा हो। एक थर्मोडायनेमिक्स वाला ही क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का कहना है, उसको हम एकदम सही से चेक करके आपको फाइनल उसका बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है। बाकी एज सच फिजिक्स में भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, ना ही मैथ्स में ऐसा कुछ था। तो फिजिक्स में एक थर्मो वाले क्वेश्चन पे ही डाउटफुल स्थिति में है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग ये सारे जो भी हमने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, देखिए प्रत्यावेदन जरूर लगाइए। ऐसा मत सोचिए कि कोई और लगा देगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई और नहीं लगाएगा, और जो नहीं लगा रहा होगा वो तो सिलेक्शन में बैठ भी जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके नंबर ज़्यादा हो। लेकिन हो सकता है अगर आप यहाँ पे भी लगा देंगे, आपके नंबर उसके बराबर आ जाए और आप कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास भी घूम रहे होंगे। तो क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा, अभी हम एक वीडियो आएगी कट ऑफ पे, देखिए इतनी ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जा सकती है। अगर मैथ्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, यानी कि याद रखिएगा, अगर मैथ्स की कट ऑफ यहाँ 60-65 इस तरीके की कट ऑफ अगर आपको दिख रही है, जैसे 65-70 के आसपास अगर गलती से भी दिख गई, तो फिर सीधा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इन्होंने क्या करा था। ये अपने अपने पहले से ही सेटिंग थी कि इतने इतने लोगों को सिलेक्शन देना है। ये सिंपल क्रिस्टल क्लियर है कि पहले से ही सेटिंग थी। फिलहाल मैथ्स के पेपर में तो इतने मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, एक दो बच्चे ऐसे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे होते हैं विशिष्ट प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, तो फिर आप सीधे क्या चल जाएंगे, डाउटफुल स्थिति में चल जाएंगे। और एक और चीज़, हमने जो पोल कराया है उसमें जेन्युइन अपने मार्क्स बताइए। देखिए झूठ झूठ अभी यहाँ पर को गलत कमेंट या गलत आप पोल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके ही फायदे के लिए, आपके ही भले के लिए हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रवक्ता के लिए भी पढ़ाना हमने स्टार्ट कर दिया है। पहले हिंदी की क्लास सर ने आपको दी है, जीके भी हम पढ़ाएंगे। इसमें एडिशनल जितनी चीज़ें आती हैं धीरे धीरे, जैसे रीजनिंग आती है, मैथ्स भी कुछ आती है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस हैं, सब कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सर अपनी स्ट्रेटेजी भी साझा करेंगे, क्योंकि सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज़ें सारी कैसे क्लियर की, किस तरीके से किया। तो हम लोग आपको गाइड करेंगे और पूरा सही से जितना हो सकेगा ऑथेंटिक बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी एलटी का जो एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ाए वैसे नहीं आया, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल ही नई आयोग के द्वारा दे दी गई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, इसलिए ये याद रखिए, कॉम्पिटिशन अब ईजी तो नहीं होने वाला, टफ ही होने वाला है। प्रवक्ता का भी एग्जाम कोई बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आने वाला, लेकिन ऐसा है यूकेपीएससी जितने भी एग्जाम करवाता है, जेन्युइन क्वेश्चन वहाँ से पुट ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ से ऊपर हैं, आपके इतने इतने बन पा रहे हैं, तो अपना, और अगर आपको कंफर्म पता करना है, अपना नाम, सब्जेक्ट प्लस आप किस कैटेगरी के हैं, ये जरूर मेंशन कर दीजिए पीछे से, सो दैट हमें पता चल पाए। और देखिए खाली 1000 बच्चों ने करा है या 2000 बच्चों ने करा है, इतने कम के पोल पे हम पूरा एनालिसिस करके झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब थोड़ा ज़्यादा बच्चे करेंगे, उसके कंफर्मेशन के हिसाब से हम आपको चीज़ें बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ आपसे, 3 सब्जेक्ट एसएसटी, साइंस और मैथ्स, इनमें कट ऑफ ज़्यादा गई तो आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे यहाँ पे कुछ मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एसएसटी वालों के पास भाई इतना ज़्यादा बर्डन था, इतने सारे सब्जेक्ट उनके उसमें थे, प्लस मैथ्स में भी उनको फिजिक्स इस तरीके का डाल दिया गया था कि एमएससी भी था उसमें थोड़ा बहुत। तो मैथ्स वाले जितने भी बंदे उन्होंने फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, इस वजह से तो उनका अपना सब्जेक्ट उतना नहीं हो पाया है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब आपने हर पोर्शन अजीब सा दे दिया था पेपर में। प्लस साइंस वालों का जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो उनका भी बहुत ज़्यादा बर्डन था। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये मैं जेन्युइन आपको चीज़ें बता रही हूँ, जिनमें क्या था, उनका सिंगल सब्जेक्ट था। जैसे हिंदी है, 50 मार्क्स की उनकी हिंदी ही थी। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट में स्कोर कर पाना इज ईजी रेदर देन जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें 2-2, 3-3 सब्जेक्ट डाल दिए गए हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनका बहुत ईजी था, लेकिन एज कम्पेयर टू डेट, तो इसलिए वो और जो ऐसे वाले सब्जेक्ट हैं जिनमें 50 मार्क्स का उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट याद था, याद रखिएगा, अगर वो वहाँ से थोड़ा उनका ईजी है तो उनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की चांसेस है, खासतौर पे हिंदी की। क्योंकि हिंदी के हमने इतने सारे बच्चों के वो देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स हिंदी के बच्चे अभी तो फिलहाल आ रहे हैं उनके। अब ये वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसका एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप जितने भी हमने आपको बताया है, इनका आप ऑब्जेक्शन, एज अ ऑब्जेक्शन इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है डाउटफुल स्थिति में आप हैं, तो हमें भेजिए, हम जितना जल्दी हो सकता है उसका सॉल्यूशन कराने की आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे। और ये सारी जो पीडीएफ है
जहाँ पर ये एकदम ऑथेंटिसिटी के रूप में हमने आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।